अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा सर्जिकल इन्फेक्शंस का। उसमें से हमने सबसे पहले यूक्यूज डिस्कस करने हैं एचआईवी के। उसके बाद हम डॉग बाइट और स्नेक बाइट को देख लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि उसमें से कोई यूक्यू नहीं आया हुआ, इसको देख लें। ठीक है। सैटरडे आफ्टरनून एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट जो है वो आपके पास आया है और डायग्नोस्टिक लिम्फ नोड बायोप्सी के लिए। ऑल हिज लैब इन्वेस्टिगेशंस आर कंप्लीट। एट द टाइम ऑफ सर्जरी इन लिस्ट 5 प्रिकॉशन यू विल टेक टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। तो क्या करेंगे आप? सारी कवर आप मतलब अपने आप को अपने बचाना है एचआईवी पेशेंट से, तो क्या करेंगे? अच्छी तरह सारा अपने आप को कवर करेंगे ना। डबल ग्लविंग करेंगे, मास्क लगाएंगे, हेयर कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप जो है मिनिमाइज द यूज़ ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। ब्लीडिंग जो है उसको कम से कम आपने रखनी है। यूज़ हैंड फ्री टेक्निक्स। ठीक है। हाथ कम से कम इस्तेमाल हो। उसके बाद यूज़ डिस्पोजेबल गाउन भी आपने पहनना है। उसके बाद राउंड बॉडी नीडल्स शुड बी प्रेफर्ड। ऑटोक्लेविंग द इंस्ट्रूमेंट्स एट द एंड ऑफ सर्जरी, ताकि किसी और को जो है वो इन्फेक्ट ना हो। तो इस तरह से ठीक है। तो आपने हैंड वॉशिंग करनी है। ऑपरेशन थिएटर शुड बी क्लीन यूजिंग द डाइल्यूट हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। तो इस तरह से आपने अपनी हाइजीन के मेंटेन करना है। प्रोटेक्टिव बैरियर्स, ग्लव्स, मास्क, आई शील्ड, गाउन पहनना है। ठीक है। उसके बाद जो है वो जितने भी स्पिल्स हैं ब्लड के, बॉडी फ्लूइड्स के, उनको इमीडिएटली आपने सफाई करनी है। और मतलब इस तरह से ना आप उसको डील करोगे। उसके बाद 25 ईयर्स ओल्ड एचआईवी पेशेंट हैज़ टू अंडरगो द क्लिनिक सर्वाइकल लिम्फ नोड बायोप्सी। व्हाट प्रिकॉशंस यू विल टेक। तो दोनों में प्रिकॉशंस उन्होंने पूछे हुए हैं दरअसल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द डॉग बाइट। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट एनिमल रिलेटेड वूंड जो है ना वो डॉग बाइट है। अब होता क्या है कि अब जब डॉग बाइट करता है तो बहुत एनारोबिक एनारोबिक दोनों ऑर्गेनिजम्स आके अटैक करते हैं। पास्चुरेला है, स्टेफिलोकोकस है, अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस है। तो ये जो है कंटेमिनेटेड वूंड होता है। इस वजह से इसको हमने क्लोज प्राइमरी नहीं करना होता, सेकेंडरी इंटेंशन से इसको ओपन रहने होता है, ओपन करके हील करना होता है। ठीक है। उसके बाद जो है अब इसमें क्या करते हैं? ड्रेनेज करते हैं, इरिगेशन करते हैं, नेक्रोटिक मटेरियल की डिब्राइडमेंट करते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, इमोबिलाइजेशन करते हैं और एलिवेशन करते हैं। रेबीज़ जो है हमारा जो डॉग बाइट होता है उसमें रेबीज़ वायरस होता है जो कि उसके स्लाइवा के अंदर होता है। ठीक है। रेबीज़ कैसे स्प्रेड करता है? जब इन्फेक्टेड एनिमल आके स्क्रैच करता है या बाइट करता है दूसरे एनिमल या ह्यूमन को। ठीक है। उसमें स्लाइवा जो है इन्फेक्टेड एनिमल का, फॉर एग्जांपल डॉग, कैट, बैट, रोडेंट्स, ठीक है, वो भी हमारे रेबीज़ को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है। टाइम इंटरवल जो है वो क्या होता है? सिम्टम्स और डिज़ीज़ जब हुई है और स्टार्ट ऑफ सिम्टम्स, उसके दरमियान में जो टाइम इंटरवल होता है वो 1 to 3 मंथ्स का होता है। ठीक है। लेकिन ये लेस देन 1 वीक टू मोर देन 1 ईयर का भी हो सकता है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस। फॉलोइंग प्रोटोकॉल शुड बी फॉलोड। ठीक है। अगर डॉग आपका जो था वो हेल्दी था, वैक्सीनेटेड था अगेंस्ट रेबिस, और 10 दिन के अंदर आपके पास ऑब्जर्वेशन में आपके सामने है, बिल्कुल हेल्दी है, उसको रेबिस की वैक्सीनेशन थी, तो आप उसके केस में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। अनलेस द एनिमल डेवलप्स द साइंस ऑफ रेबिस। ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर आपको लग रहा है कि ये डॉग बाइट जो है ये रेबिड डॉग की है और आपको नहीं पता वो डॉग कौन सा था, वो भाग गया था काट के, तो आपने साथ ही जो है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस शुरू कर देनी है। जिसमें आप क्या करोगे कि जो जगह होगी वूंड वाली उसको आप स्क्रब करोगे विद सोप, फ्लश विद वाटर और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। फिर आप उसको टेटेनस टॉक्साइड दोगे, एंटीबायोटिक प्रोफिलेक्सिस दोगे। जिसमें 5 डोजेज़ होती हैं। पहली आप देते हो 0 डे पे, फिर 3 डेज़, फिर 7, 14 और 28 डेज़। 0, 3, 7, 14, 28। ठीक है। फिर आप इम्यूनोग्लोबुलिन देते हो 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी की। और जो एक्सेस होती है, जहाँ पे बाइट होती है वहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है, और बाकी जो बच जाती है वो आपने जो है इंट्रामस्कुलर ऑन द ऑपोजिट साइड टू एक्टिव वैक्सीन। ठीक है। तो जहाँ पे बाइट है वहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन, ताकि वो उसी वक्त जाके काम करे, और जो ऑपोजिट साइड है वहाँ पे आपने वैक्सीन देनी है। फिर 7 दिन के बाद जो है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ऐड द HRIG, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन आपने नहीं देनी, बिकॉज एंडोजिनस एंटीबॉडीज़ आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है। तो 5 डोजेज़ हैं, 0, 3, 7, 14 और 28 डेज़। इस तरह से है। प्री एक्सपोजर में क्या है कि 1 ml डोज ऑफ सेल कल्चर वैक्सीन, जिसमें इंट्रामस्कुलर ऑन द डे 0, 7, 21, ये पूरी रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए इम्यूनाइज कर देती है। अगर पहले से इम्यूनाइज्ड पर्सन्स थे
तो फिर उनको पोस्ट एक्सपोजर बूस्टर देना है जिसमें 2 डोजेज़ हैं सेल कल्चर वैक्सीन की 3 डेज़ अपार्ट। नेक्स्ट है स्नेक बाइट। इसमें से कोई यूक्यूज़ नहीं आया है जैसे मैं जल्दी गो थ्रू कर रही हूँ इनको, ठीक है। स्नेक बाइट जो है, स्नेक वेनम इज़ मोस्ट कम्प्लेक्स पॉइजन जिसमें क्या होता है 20 और मोर इंजाइम्स होते हैं, नॉन इंजाइम्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड टॉक्सिन्स होती हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है कि हमने अब पहली वाली जो पुरानी टेक्निक्स की थी कि जी हम जो है वो कंस्ट्रक्टिंग बैंड्स लगा दें, टॉर्निकेट इंसिएन कर दें, केमिकल्स इंस्टॉल करें ताकि वो वेनम स्प्रेड ना करे बॉडी में, वो अब जो है ऑब्सलीट हो गए हैं। अब फर्स्ट एड मेजर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले हमने पेशेंट को जो डर है ना वो ख़त्म करना है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उनका कॉमन कॉज ऑफ डेथ आफ्टर स्नेक बाइट इज़ एनजाइटी, ठीक है। तो पेशेंट का फियर जो है उसको कम करना है, रीअश्योर करना है। उसके बाद हमने इमोबिलाइज़ करना है बिटन लिम्ब को बाय स्प्लिंट। उसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। 24 आवर्स के अंदर टेटनस टॉक्साइड देना है। एंटी वेनम ट्रीटमेंट का इंडिकेशंस क्या है कि एंटी वेनम जो है ये एनाफिलेक्टिक हाइपर इम्यून जो है ना एनिमल सीरम है, जो कि एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस भी कॉज कर सकता है और कॉस्टली भी है। तो इसको सबसे पहले हम छोटी सी डोज दे के देखते हैं पेशेंट को कि कोई रिएक्शन तो नहीं है, फिर हम फर्दर डोज इंजेक्ट करते हैं। सिस्टेमिक साइंस क्या आते हैं स्नेक बाइट के? यू नो दैट कि कुछ डिफरेंट स्नेक्स हैं तो उनकी डिफरेंट आएंगी, जैसे कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिक हो सकते हैं, शॉक हो सकता है, हाइपोटेंशन, न्यूरोटॉक्सिक, रेप्डोमाइलोसिस, इम्पेयर्ड कॉन्शियस लेवल्स और सिस्टेमिक ब्लीडिंग, नॉन क्लॉटिंग ब्लड, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाते हैं। लोकल क्या है? न्यूरोटॉक्सिन वेनम है, स्वेलिंग हो जाती है और वो प्रोग्रेस करना शुरू कर देती है, बाइट्स ऑन द डिजिट्स एंड टाइट फेशियल कंपार्टमेंट्स। इनिशियल डोज जो है एंटी वेनम की वो डिपेंड करती है, वो 5 एम्प्यूल्स ऑफ 10 ml से कम नहीं होनी चाहिए। अगर लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन शुरू हो गए लाइक शॉक वगैरह तो उन रेस्पिरेटरी प्रेसिस तो फिर हम डोज को रिपीट करते हैं विद इन 1 आवर। तो अगर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हैं तो प्रोफिलेक्टिक एंटीहिस्टामीन भी देते हैं। अगर एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस हो गए हैं तो फिर हम सबक्यूटेनियस एड्रेनालिन देते हैं, ठीक है, आईवी, और उसके बाद आईवी एंटीहिस्टामीन इंजेक्शन। So this was all about this topic, surgical infections. So these are the important topics from this. These lastly there are the tables from the Bailey and Love. इनको हम देख लेते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शंस क्या होते हैं? अनयूजुअल पेन, एडिमा बियॉन्ड द एरिया ऑफ अरेदिमा, क्रेपिटस, स्किन ब्लिस्टरिंग, फीवर, ग्रेइश डिस्चार्ज विच इज डिश वाटर पस, पिंक ऑरेंज स्किन स्टेनिंग हो जाती है, फोकल स्किन गैंग्रीन हो जाता है विच इज़ अ लेट साइन, एंड शॉक कोगुलोपैथी एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर। उसके बाद एडवांसेस इन द कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन इन सर्जरी, कि एसेप्टिक ऑपरेटिंग थिएटर टेक्निक्स होनी चाहिए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हैव रिड्यूस्ड द पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस रेट्स आफ्टर इफेक्टिव एंड इमरजेंसी सर्जरी, डिलेड प्राइमरी और सेकेंडरी क्लोजर remains useful in heavily contaminated wounds. So antiseptic techniques, antibiotics and delayed closure. Classification of sources of infection, endogenous जो कि होस्ट के अंदर होते हैं, फॉलोइंग द कंटामिनेशन ऑफ वूंड फ्रॉम द परफोरेटेड अपेंडिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स से जो था वो अपेंडिसाइटिस हुआ था किसी पेशेंट को और वो अंदर ही स्प्रेड करके उसने सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कॉज कर दिया। या फिर एग्जॉजनस हो सकते हैं कि बाहर से इन्फेक्शन आया, लाइक ऑपरेशन थिएटर से, लाइक वहाँ पे एयर फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं थी, एंटीसेप्सिस प्रॉपर नहीं थी, या वार्ड से आ गया, या पुअर हैंड वॉशिंग कंप्लाइंस थी, द कॉज ऑफ हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स फॉर इंक्रीज रिस्क ऑफ वूंड इन्फेक्शन, malnutrition, obesity, weight loss, metabolic disease like diabetes, uremia, jaundice, immunosuppression like cancer, AIDS, steroids, chemotherapy, radiotherapy, colonization and translocation in the GIT tract, poor perfusion like systemic shock or local ischemia, foreign body material and poor surgical technique। तो ये तो पर्सन के अंदर अपना मसला है, मेलन्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक डिजीज़ या जीआईटी ट्रैक्ट से आना, या उस जगह का मसला है जहाँ पे सर्जरी हुई है, लाइक पुअर परफ्यूजन एंड फॉरेन बॉडी मटेरियल, या फिर उस सर्जन का मसला है कि वो सर्जरी टेक्निक उसकी सही नहीं है। ये ला हमने यूक्यू किया था कि फैक्टर्स दैट डिटरमिन वेदर अ वुंड विल बिकम इन्फेक्टेड और नॉट। ये यूक्यू था आपका। होस्ट रिस्पॉन्स, विरुलेंस और एन इनोकुलम ऑफ द infective agent, vascularity and health of the tissue being invaded,
like local ischemia or systemic shock and presence of dead or foreign tissue, presence of antibiotics during the decisive period। तो होस्ट फैक्टर्स हैं उसकी वेरेलेंस ऑर्गेनिज्म की, उस जगह की जो है वो हेल्थ है जहाँ पे वो सर्जरी हो रही है, वेस्कुलरिटी एंड हेल्थ ऑफ द टिश्यू एंड डेड और फॉरेन टिश्यू, और एंटीबायोटिक्स हमने डिसेसिव पीरियड में दिए हैं या नहीं दिए। Abscesses need drainage. Modern imaging techniques में लोग guide needle aspiration. Antibiotics are indicated if abscess cavity is not left open to drain freely, and an open abscess cavity heals by secondary intention. This is the A sepsis wound score जो हमने देखा था। A for additional treatment like antibiotics, drainage of pus under local anesthesia और drainage debridement of the wound under general anesthesia। तो इसमें हम पॉइंट्स देते होते हैं 10, 5 और 10। सीरियस डिस्चार्ज है तो 0 to 5, इरिथमा 0 to 5, purulent discharge 0 to 10, isolation of the bacteria from the wound, separation of deep tissue 0 to 10, isolation of bacteria from the wound 10, stay as inpatient prolonged over 14 days as a result of wound infection 5, score for the 5 of the first 7 days only, remainder being scored if the patient in the first 2 months। तो इसमें ए सेप्सिस स्टैंड्स फॉर एडिशनल ट्रीटमेंट जिसमें एंटीबायोटिक है और लोकल और जनरल एनेस्थीसिया ड्रेनेज ऑफ पस है। ई फॉर एरिथमा है, एस फॉर सीरियस डिस्चार्ज, ई फॉर एरिथमा, बी फॉर पुरलेंट डिस्चार्ज, एस फॉर सेपरेशन फ्रॉम द डीप टिश्यूज तो नहीं हो गया, आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया और स्टे। Cellulitis and lymphangitis, non-separative, poorly localized, commonly caused by streptococcus and Clostridia. Blood cultures are often negative. Gas gangrene is caused by Clostridium perfringens. Gas and smell are characteristic. Immunocompromised patients are at risk. Antibiotic prophylaxis is essential when performing amputations to remove the dead tissue. एंटीबायोटिक प्रोफिलेक्सिस कहते हैं क्लीन सर्जरी में हम तब तक नहीं देते जब तक प्रोस्थेसिस जो है वो इम्प्लांट ना किया जाए। एंटीबायोटिक्स यूज जो है दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट एक्सपेक्टेड पैथोजेंस विद लोकल हॉस्पिटल गाइडलाइंस। प्लान फॉर सिंगल शॉट IV administration at induction of anesthesia. Repeat only during the long operations or if there is excessive blood loss. Patients with heart valve disease or prosthesis should be protected from bacteremia by mental work, urethral instrumentation और vessel surgery। वो बताने की कोशिश करें हमने कब देनी है, जब हमने तब तक क्लीन सर्जरी में देनी जब तक प्रोस्थेसिस हमने इम्प्लांट नहीं किया, और जो एक्सपेक्टेड पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट देनी है, हम लग रहा है कि ये पैथोजेंस हो सकते हैं। इसके अलावा इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के वक्त देनी है। लॉन्ग ऑपरेशन में तभी हमने रिपीट करनी है जब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो, अदरवाइज़ नहीं देना। और जो वॉल्व डिजीज़ के हैं प्रोस्थेसिस वाले हैं उनके अंदर हमने बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए देनी है, ठीक है। लाइक वो डेंटल वर्क करवा रहे हैं या यूरिथ्रल इंस्ट्रूमेंटेशन विजुअल सर्जरी करवा रहे हैं उस वक्त देनी है। माइसिटोमा की डायग्नोसिस क्या है? यूजुअली प्रेजेंट्स लेट एज इट इज़ पेनलेस। ट्राइड होता है इसमें, पेनलेस सबक्यूटेनियस मास होता है, मल्टीपल साइनसेस और सीरोपुरलेंट डिस्चार्ज होता है। क्लिनिकल पिक्चर में जो है डीप सीटेड एक्सटेंशन होती है, वो लिम्फ नोड्स में जा सकता है। कैन बी कन्फ्यूज विद कपोसिस सार्कोमा। रेडियोग्राफिकली हम इसको ऑस्टियोसार्कोमा समझ रहे होते हैं। MRI पे हमें डॉट इन सर्कल साइन मिलता है और ओपन बायोप्सी रेफ नेक जो है इसकी कन्फर्मेटरी होती है। इसकी मैनेजमेंट क्या होती है कि आइडियली कंबाइंड मैनेजमेंट होती है बाय फिजिशियन एंड सर्जन। मेडिकल ट्रीटमेंट हम देते हैं लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स, लार्ज एक्सीजन में मेडिकल ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द साइज़, उसके बाद एक्सीजन करते हैं। सीरियस ड्रग साइड इफेक्ट्स का हमने ख्याल रखना है। सर्जरी इन फॉर्म ऑफ वाइड एक्सीजन एंड एम्पुटेशन एज लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स एंड हाई रिकरेंस रेट होता है इसका। So this is all about this topic in which we discussed about the surgical infections, skin infections and specific infections.